तो मतलब मैं वही जानना चाहता हूँ कि बॉलीवुड क्या क्या गंदगी थी वो। बॉलीवुड की गंदगी रियली गंदगी है उसमें। छोटा मोटा फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उसने क्या किया था, प्राइवेट जगह ली गई थी। जो प्राइवेट जगह पे बड़ा आदमी आता है तो कोई भी उसको एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करता था। इट इज सॉर्ट ऑफ बंगलो उसमें। और फिर उनको मतलब आप बोले कि एप्स्टाइन फाइल जैसा एक केस मुंबई में हो चुका है जहाँ पे उसने एक एंट्री जगह रखी थी और बड़े बड़े लोगों को बुला के करता था। आज आपकी मुलाकात करा रहा हूँ मैं एसीपी अविनाश धर्माधिकारी से। लियाकत अली एडवोकेट का जो केस है ना, क्रिमिनल लॉयर था, कैसे आपने सोचा कि ये आदमी छोटा शकील का आदमी है और उसको पकड़ा जाए? अनफॉर्चुनेटली बाद में क्लोज फायरिंग से उनको छोटा शकील ने मरवाया उनका। अपने ही आदमी को मरवा दिया। देखो, गैंगस्टर्स कभी किसी का नहीं होता है। डीआरए ने 2 शिप्स पकड़ी थी जिसमें रेड सैंडलवुड मिल गया। कितना होगा वो रेड सैंडलवुड? 20 टन के ऊपर था। तो वैल्यू कितनी बनती होगी इसकी इंटरनेशनली? वो मेरे ख्याल से विदाउट कंपास ड्राइव करते थे यहाँ से दुबई तक। विदाउट कंपास समंदर में पहुंच जाते थे। समुद्र पे राज करने वाला आदमी था ये। तो हम लोगों ने वही सोचा कि अगर ये सब इतना सब इजीली करते हैं तो किसी टेररिस्ट को भी लेके आ सकते। 2008 में 26/11 में तो 10-10 लोग बैठ के आ गए थे। शकील का एक आदमी था फहीम मचमच, जिसको शायद आपने पकड़ा था। खतरनाक गैंगस्टर था वो। खतरनाक इसलिए था, हमारे साथ पे हमला करने के लिए। फिर बाद में उसको किसी और रास्ते से हम निकाला बाहर, तो वो डर गया। वो सोचा कि उसको उसका एनकाउंटर होने वाला है। दोस्तों, मैं हुसैन जैदी एजेड फाइल्स पे आपका स्वागत करता हूं। आज आपकी मुलाकात करा रहा हूं मैं एसीपी अविनाश धर्माधिकारी से। डिस्पाइट ही बीइंग एन एसीपी, आई स्टिल रेफर टू हिम बाय हिज फर्स्ट नेम, जो आप शायद ना चौंकें इस कॉन्वर्सेशन को देख करके। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। धन्यवाद। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आप मेरे दोस्त हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। सो इसलिए हम लोग एकदम खुल करके चर्चा करेंगे बहुत सी बातों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अविनाश के, ये लियाकत अली एडवोकेट का जो केस है ना, इसने मुझे बहुत परेशान रखा था कि एडवोकेट था, क्रिमिनल लॉयर था। कैसे आपने सोचा कि ये आदमी छोटा शकील का आदमी है और उसको पकड़ा जाए या उस पर नजर की जाए? एडवोकेट लियाकत शेख छोटा शकील के लिए काम करते थे जी। कोर्ट में जब अपियर होते थे तो इनके जो अंडर ट्रायल गैंगस्टर्स थे उनको मिलना, जी, उनको पैसा देना, ऐसा सब करते थे। उस वक्त उन्होंने हमने बेड्रा क्राइम ब्रांच में था जी। एक जगह पे हमने उनको इंटरसेप्ट किया था। अच्छा। और उनको बुला के वार्न किया था कि आप एडवोकेट की सीमा तक ही रहो, उससे ज्यादा मत करो, डोंट बिहेव लाइक ए गैंगस्टर। जी। और उनका स्टेटमेंट लेके, बाकायदा स्टेटमेंट लेके, वार्निंग देके उनको छोड़ा था हमने। अच्छा, उनको स्टेटमेंट भी लिया था आपने? हाँ। वार्न भी किया था आपने उनको? क्योंकि कुछ सीरियस ऑफेंसेस में एक्यूज थे उनको, वो इनडायरेक्टली ही वाज हेल्पिंग एट द बेस्ट ऑफ छोटा शकील। अच्छा। उनको कॉन्सिक्वेंसेस का भी हमने आइडिया दे दिया था। कब से प्रैक्टिस कर रहे, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे थे? क्योंकि मेरे से 8-10 साल की प्रैक्टिस थी। 10 साल की प्रैक्टिस के बावजूद वो ऐसे काम कर रहे थे? कर रहे थे जी। उस वक्त थे। अब यही नहीं, और 2-3 एडवोकेट्स थे और जो हमारे रडार पे थे। जी। और कुछ एडवोकेट्स का मर्डर भी हो गया आपने बाद में, किशोर सुत्रारे वगैरह, बहुत सारे ऐसे। तो उसकी वजह से इनको हमने वार्न किया था। ये वार्न करने के बाद, उनको वार्न करके छोड़ने के, मतलब लॉयर्स होने के बाद, कानून के रक्षक होने के बावजूद माफिया का साथ दे रहे थे। माफिया के साथ दे रहे तो 1 महीने के बाद ही हमने वेपन का डिलीवरी, छोटा शकील के कहने पे वेपन का डिलीवरी करते हुए पकड़ा था। इस स्टेटमेंट के 1 महीने के बाद? 1 महीने वार्निंग करके छोड़ने के बाद भी हमने उसको। ये कौन से साल की बात होगी? ये 95-96 की बात है। अच्छा। तो उनको फिर अरेस्ट किया। अरेस्ट करके वही जो कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते थे, एस्प्लेनेड कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, उसी कोर्ट में हमने उनको पेश किया। जी। मजिस्ट्रेट वाज सो फ्यूरियस कि आप इस तरह से काम करते हो, क्रिमिनल लॉयर हो के, हाँ, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हो के, कोर्ट का नाम खराब करते, न्याय प्रणाली का नाम खराब हो रहा है इसमें, ये सब सोचते उनको डायरेक्ट 14 दिन का पुलिस कस्टडी दे दिया था। 14 दिन देते नहीं नॉर्मली ना? नॉर्मली देते नहीं, 7 दिन के देते हैं। तो वो इतने भड़क गए थे उनके ऊपर जी। कि हो गया था। इसके बाद वो ही वाज आई थिंक बिहाइंड द बार फॉर 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद शायद वो बेल पे छूट गए थे। जी। छूटने के बाद भी और एक कंट्रोवर्सी में वो उनका नाम आया था, किसी सेशन जज के बात करवाया था उन्होंने। क्या केस था, कुछ बताइए ना। जब वो सेशन जज से उन्होंने बात करवाया था जी, छोटा शकील से, तो वो सेशन जज एमसीओसी में थे, शायद एनडीपीएस में थे। मेरे ख्याल से उनकी डेथ भी हो गई। डेजिग्नेटेड कोर्ट में थे कोई जज। तो क्या किया था इसने? ऐसा उन्हें छोटा शकील से उनसे बात करवाया तो जज की और शकील की बात अपने फोन से कराई थी? उस केस में उनको मेरे ख्याल से विटनेस बनाया गया था और जो जज की बहुत तकलीफ हो गई थी बहुत सारी। अच्छा। तो वो केस में भी वो इन्वॉल्व हो गए थे। और अनफॉर्चुनेटली बाद में गोरेगांव में स्टेशन के बाहर वो अपने लड़के के साथ खड़े थे, तभी क्लोज फायरिंग से उनको अपने ही आदमी को मरवा दिया।
छोटा शकील ने मरवाया उनका। देखो गैंगस्टर्स कभी किसी का नहीं होता है, हाँ ये कितना भी आप क्लोज जाओ, कल टाइम आया तो कि मारने में कम नहीं करता है वो। फिर तो ये इनको सबक मिलना चाहिए था। अभी एडवोकेट लियाकत के बारे में बोलता हूँ कि उनको हमने अच्छी तरह से समझाया था जी, उनको समझा बुझा के भेजा था कि भाई अभी ये गैंग वॉर में मत पड़ो, आप अपना प्रोफेशन संभालो। जी। उसके बाद उन्होंने वेपन डिलीवरी का काम किया। उसके बाद वो छूटने के बाद वापस, मतलब खुद वेपन लेके गया था? हाँ वेपन, क्या वेपन था वो? वेपन 32 रिवॉल्वर था। तो उससे किसको जाके दिया उसने? तो दूसरा गैंगस्टर था जो मर्डर केस में वांटेड था, अच्छा, उसको डिलीवर, लकीली वो भी हमको मिल गया, गैंगस्टर मिल गया आपको? गैंगस्टर मिल गया। अच्छा तो उसमें वो केस भी डिटेक्ट हो गया हमारा। अच्छा तो उसकी वजह से मतलब कहना मेरा ऐसा है कि ही वाज कंटिन्यू इंडल्ज इन ऑल दिस एक्टिविटीज, अच्छा और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। जी। ही वाज किल्ड बाय छोटा शकील। तो जैसे ही करनी वैसी भरनी वाली बात थी। और नहीं तो क्या। तो ये जब शकील की बात आप कर रहे हैं तो आई थिंक शकील का एक आदमी था फ़हीम मचमच, जिसको शायद आपने पकड़ा था। तो कुछ ये पहले फ़हीम मचमच का नहीं पता, जो बहुत से लोग उसका नाम सुना नहीं, वो कौन है ये? है मच बोला तो उसका बात करने का स्टाइल है ना एकदम, एक तो फेमिनिन टाइप का था। फेमिनिन, उसको ऐसा ऐसा करने का आदत था वो। अच्छा, और उसका जो एकदम फास्ट बात करता था वो, फास्ट ज्यादा मच कर मत कर रहे मचमच मतलब बहुत बात करना। इसकी वजह से उसको कई मच करके नाम पड़ा था। अच्छा वो खतरनाक गैंगस्टर था। अच्छा वो खतरनाक इसलिए था कि उसने हमारे जहाँ पे इंटेलिजेंस से अपने एक तेजाई करके एक एसीपी साहब थे, जिनके ऊपर भी उन्होंने अटैक करने की कोशिश किया था। मचमच ने? मजबूरन। अच्छा, उसके बाद मेरे ख्याल से मारिया साहब के ऊपर भी एक बार उसका प्लानिंग चल रहा था। फ़हीम मचमच का हमारे साहब पे हमला करने के लिए? तो ये ऐसा एक्टिविटी उस वक्त जब हमने पकड़ा, उस वक्त की बात नहीं, हमने जब पकड़ने छोड़ने के बाद की बात है वो। अच्छा, हमने जब पकड़ा तो वो एक इंडिया के बाहर भाग रहा था। उस वक्त वो बेल पे था। कौन से साल की बात है ये 94 की बात रहेगी। तो पूरा कुछ उसका मुझे करियर खराब बताइए। उसका अरेस्ट ड्रामेटाइज इसलिए था हाँ। कि उस वक्त एयरपोर्ट पे हमको क्राइम ब्रांच को काफी इजीली एक्सेस होता था, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत चलती थी। जी तो मुझे याद है मैं और नाडगड़ा करके ऑफिसर थे, हम दोनों गए थे एयरपोर्ट पे वहाँ पे। जी तो वो अनाउंसमेंट चल रहा था, तो इसके नाम का अनाउंसमेंट चल रहा था, लेकिन ये आ नहीं रहा था। तो लास्ट इस गेट के ऊपर हम खड़े थे दोनों जन। जी। ये कहाँ जा रहा था? दुबई जा रहा था? दुबई जा रहा था। अच्छा तो इतने में वो एस्केलेटर से ऊपर से आ रहा था, जैसा सूरज उगता है ना वैसा वो ऐसे ऊपर ऊपर आते आते अच्छा। तो देखा जाए बोला, तो मैंने उसको बोला क्या फ़हीम? बोला कौन फ़हीम? उसने वो नाम थोड़ा सा चेंज किया था अपना। अच्छा, क्या नाम बताया था उसे? किसी और नाम से जा रहा था। अच्छा, तो कौन फ़हीम? मैं फ़हीम नहीं हूँ एक। बोला तू हमको मत। वो आपको पहचान गया? हाँ, फिर बाद में उसको किसी और रास्ते से हम निकाला बाहर। तो वो डर गया, वो सोचा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है करके। उस वक्त उसने बोला साहब एक बार बच्चों को मिलने दो मेरे को, बस बाकी कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं, सबको मिला था। फिर जाके हम लोग लेके आके उसको अरेस्ट किया। उसको उसका एनकाउंटर होने वाला है। और उसमें हमने क्या किया था, दिल्ली में जब लेके आ रहे थे तो वो फिर वो छोटा शकील को बहुत गाली दे रहा था अच्छा कि ऐसा है वैसा है वैसा। तो वो गाली एक कांस्टेबल ने वो रिकॉर्ड किया था। जी। तो जब आता बोला ये रिकॉर्डिंग हम छोटा शकील को भेजते हैं अभी। तो उसके और फिर बोला तो सब डिटेल्स हमको बताएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग ये भेज देंगे करके। तो उसने फिर थोड़ा बहुत हमको रिवील किया था जी कि बस अभी बाद में फिर वो इंडिया से बाहर भाग गया, और ऐसे सुनने में आया कि उसका मर्डर हो गया बाद में। तो ये कहाँ का था लड़का और कैसे बड़ा बना? भी का था, छोटा मोटा था वो एक्चुअली। हाँ ये गैंगस्टर के साथ में आके जी साउथ डोंगरी एरिया में रहता था वो जी। और ये फिर उसके बाद वो देखो क्या है ना, गैंगस्टर या कोई गैंग, छोटा मोटा गैंग लीडर बनना कोई मुश्किल बात नहीं रहती। तुम्हारे पास 4-5 छोकरे हैं जो कुछ भी कहने जी पे करने, लेकिन ये डेंजर इसलिए था कि वो कुछ भी करने को तैयार था। अच्छा और सेकंड थिंग, उसको बम्बई का काफी अच्छे जानकारी था, अच्छा तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो डेंजर था। जी। और बाद में फिर उसका मर्डर हो गया कई मच में। तो आप जब कह रहे थे कि आप उसको अरेस्ट किया, उस वक्त तक इसने किसी पुलिस वाले पे हमला नहीं किया था? नहीं, उस वक्त नहीं था। लेकिन बाद में बेल पे आने के बाद में तो एक बार जब पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो उसकी हिम्मत तो खत्म हो जाती है। आप तेजाली साहब, मारिया साहब जैसे लोगों में। ये पहले की बात बोल, हमने अरेस्ट कर। अच्छा अरेस्ट से ये नहीं था ना। अच्छा हम लोग ने जब अरेस्ट किया तब ये नहीं था, इसकी छूटने के बाद की बात है। अच्छा देखो गैंगस्टर्स जब ऐसा एंड, जो जैसा अभी ने एडवोकेट का बात कर, जी जब वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी करता है जी तो उसका एंड वही होने वाला है, गोली से ही एंड होता है। अच्छा। तो ये वही दोनों का भी हर शेर वही हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भागा तो कैसे भाग पाया? उसको पुलिस ने क्यों नहीं रोका? वो नेपाल के रास्ते से भागा। अच्छा बाय रोड चला गया? बाय रोड चला। इस बार फ्लाइट से नहीं भागा वो? नहीं, उसने इस टाइम नहीं निकला और वो नेपाल से भाग गया। बाद में एक्चुअली उसका बेसिकली बाद में ट्रैक ही नहीं मिला हमको। जी
लेकिन बाद में इतना खबर आया कि उसका पाकिस्तान में मर्डर हो गया करके आया। किसने किया उसको मर्डर? मेरे ख्याल से छोटा शकील नहीं किया, शकील नहीं किया है छोटा शकील कि बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है। कुछ तो भी उनका इंटरनल हो गया था वहाँ पे, अच्छा, उसकी वजह से बाद में ये दुबई में जाके ये फोन अटेंड करता था, जैसा ये जो गैंगस्टर का फोन आते थे हाँ तो डायरेक्ट उस वक्त छोटा शकील नहीं आता था, जेला फही मजमत से बात करना पड़ता था। फिर वो बोलता मैं भाई का टाइम लेके बात करवाता हूँ। हाँ, तो ही बिकम मैनेजर ऑफ छोटा शकील, फोन ऑपरेटर का मैनेजर। अच्छा, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे ऑपरेटर करके काम करके आए हुए। आज दुबई से ये भी म्यूजिक ऑपरेटर था। ये उनमें से था। हाँ, और शायद उसने कुछ गपला किया, कुछ तो भी किया हो, जिस एग्जैक्ट रीजन हमको भी मालूम नहीं, जिसकी वजह से छोटा शकील ने उसको पाकिस्तान में मारा। तो पहले दुबई से पाकिस्तान बुलाया उसको और फिर पाकिस्तान में उसको निपटा दिया। ये फ़हीम मचमच के अलावा एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था जो आपने गिरफ्तार किया था, छोटा दाऊद बोल के। दाऊद में छोटा दाऊद भी कोई था कोई? ये इंदौर का था। इंदौर में 2 गैंग है, बड़ी गैंग उस वक्त थी जी ये 93-94 की बात है जी। और मुझे याद है वो उस वक्त क्राइम ब्रांच में होड़ लगी रहती थी। 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी को कौन पहला केस, डिटेक्टेड केस और अच्छा केस करता है, अच्छा, उसका पूरा क्राइम ब्रांच में चर्चा चलता है कि भाई ये फलाना यूनिट ने फलाना ऑफिसर ने कल पहला वेपन लाया इस साल का, या पहला बड़ा अरेस्ट किया, पहला बड़ा डिटेक्ट केस किया। तो ऐसी कंपटीशन थी उस वक्त जी। ये उसको मुझे याद है 31 दिसंबर को रात को हमने छोटा दाऊद को अरेस्ट किया था वेपन के साथ। 31 दिसंबर कोई न्यू ईयर पार्टी में जा रहा था वो? हाँ नहीं वो डीएन नगर में था। अच्छा, उसका ट्रैप लगा के हमने उसको अरेस्ट किया था जी। तो वो 1 जनवरी को केस आते आते हमको पुलिस ने आके केस रजिस्टर करने में काफी टाइम गया, तो 1-2 बज गए थे शायद। उसकी वजह से 1 जनवरी का पहला केस आ गया था, फर्स्ट केस। तो उसकी वजह से वो कौन सा साल था ये? 94 1 जनवरी। अच्छा, तो 94 में काफी सारे काम किए आपने। भाई मचमच और 94 95 96 ये पीक पीरियड था। पीक पीरियड था। और उसमें पोस्ट बॉम्बलास्ट था, गैंग एक्टिविटी काफी थी जी। तो उसकी वजह से ये पहला केस होने में फिर क्राइम ब्रांच में काफी नाम उसका चर्चा हो। छोटा दाऊद का? यस, उसमें मेरे ख्याल से लतीफ पट्टी ऐसा कुछ गैंगस्टर था इंदौर का जो इसका अगेंस्ट में था। अच्छा, तो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए जब हम इंदौर जा रहे थे, वो केस इंटरेस्टिंग इसलिए बना हो कि हम लोग को इंदौर में जाने का करके तैयारी किया हम लोग ने सीक्रेट रखा, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए करके जी। लेकिन वो ये इतना बड़ा गैंगस्टर है इंदौर का, ये हमको पता भी नहीं था। अच्छा, उस वक्त इंटर स्टेट में इतना कोरिलेशन नहीं था कि तो हम लोग यहाँ से बांद्रा स्टेशन में गए, वहाँ से ट्रेन पकड़ के गए, बोला किसी को मालूम होना चाहिए करके हम लंबा एक होटल देख के वहाँ पे रुके जी। और फिर दूसरे हम लोग रात को 7:30-8 बजे पहुंचे कुछ तो भी, दूसरे दिन सुबह 4 बजे जाएंगे बोला उसका एरिया में जी। ताकि किसी को मालूम कुछ हमको रिकवरी करने या कुछ ढूंढना था उसके बारे में। तो मुझे याद है हम लोग मेरे साथ शेरखानी करके अभी रिटायर्ड हो गए शिव साहब, वो भी थे, हमारे 4-5 लोगों का टीम था। हम लोग एक मोहल्ले में गए तो ये भी कुछ बोला नहीं हमको, हम मोहल्ले में गए तो आप हिंदी पिक्चर में देखते ना वैसा सीन था। अच्छा, अपने अपनी खिड़कियों खोल के देख रहे हैं नीचे। 4 बजे सब लोग ये क्या देख रहे हैं, सुबह 4 बजे से। हाँ, ये लोग क्या देख सुबह 4 बजे जाग क्यों रहे थे वो लोग? हाँ, और ये मतलब उनको इसका कहने का मतलब ये है कि बाद में हमको ये रियलाइज बाद में उसके इंट्रोगेशन में मालूम पड़ा, जब हम बांद्रा में जा रहे थे तो बांद्रा में एक रिक्शा वाला था, उसका गाँव था, उसने देखा था उसको। अच्छा, उसने वहीं से फोन करके बोला कि ये आ रहा है करके। अच्छा, उनको मालूम पड़ गया था कि यहाँ पे आने वाला है जी। उन्होंने इंदौर स्टेशन से हमारे पे वॉच कर रखना चालू कर दिया था उसके लोगों ने, छोटा दाऊद के लोगों ने। हाँ, क्योंकि उसके लाइफ को थ्रेट थी। अच्छा, वो लतीफ पट्टी या समथिंग, अभी आई डोंट रिकलेक्ट हिज नेम, उसका अपोजिट वाला था तो जी। काफी थ्रेट थे उसके, सीरियस थ्रेट थे उन दोनों ने। तो उन्होंने उसकी वजह से वॉच रखना चालू कर दिया था। तो उनको सबको मालूम था हम किधर। 4 बजे हम लोग होटल से निकले तो उनको मालूम पड़ गया हम लोग निकले करके, हम तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी को नहीं मालूम है करके जी। तो उसमें एक सीन ऐसा हो गया, एक छोटी बच्ची आई भाग के, 1 आधा घंटा हम लोग वो ये एरिया में घूम रहे थे, रास्ते में मतलब उसके इलाके में घूम रहे थे। हाँ, और वो छोटी बच्ची आई और उसका एक गुलाब का फूल देख के चली गई। हाँ, हार्डली 5-6 साल की बच्ची था। मतलब उसका वहाँ पे थोड़ा सा नाम रॉबिन हुड टाइप बोलते हैं ना, वैसा भी था। ये हर गैंगस्टर अपने अपने एरिया में कुछ ना कुछ करता ही है, तो उसकी वजह से था। फिर बाद में उस ढूंढने के लिए बोला, ये एक आदमी ने उसको बोला फिर हमको जो चीज़ चाहिए तो उसके लिए हम लोग उसके पीछे गए। तो इतने में क्या किया उसने, बोला साहब ये रोड ये यहाँ से अपने अंदर जाना पड़ेगा। तो हम लोग अंदर गए, बाकी का स्टाफ बाहर था, तो मैं घर के अंदर से गए। बोला अंदर गए, एक आदमी को इंट्रोगेट किया तो पीछे के दरवाजे से बाहर जाने का।
हम लोग पीछे की तरफ से बाहर गए, मतलब ये लेन से हम लोग डायरेक्ट दूसरे लेन पे आ गए, जी वहां से तीसरे लेन पे आ गए और क्रॉस करके तीसरे लेन पे, और अकेला वो और मैं दोनों साथ में। जी अब ये भाग जाता तो पकड़ना भी मेरे से मुश्किल था, जी और मेरे पास वेपन तो था, उसको मालूम था वेपन देख करके। उसको मैं जब थर्ड इसमें गया ना तो उसको बोला देख गड़बड़ मत करना, नहीं तो मैं छोड़ेगा नहीं तेरे को करके बोला। नहीं साहब आप चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं होने वाला है करके। तो जो आदमी को मिलना था हम लोग मिला, जो जानकारी हमको लेने का था लिया, कुछ चीज़ें हमको लेनी थी वहाँ से ले ली, और हम लोग वहाँ पर है। आने के बाद वो शेर खान मेरे से सीनियर थे, वो इन्होंने इतना मेरे को भड़क गए, बोला तू अपने आप को रॉबिन हुड समझता है क्या, ये समझता है क्या, अकेला कैसा गया अंदर, हमको फुट गए इधर यहाँ पे। बोला कोई अंदर हो जाता वो भाग जाता, तेरे को कुछ हो जाता तो मेरे को जवाब देना, ये वो सीनियर टू मी, और उनका जायज़ था। लेकिन हम लोग जब काम में जब पढ़ते हैं ना तो ये आगे पीछे सोचते नहीं, और उसमें पूरा अपने आप को झोंक देते हैं। That's quite brave of you. तो हम उसमें जाके फिर वो आ गया वापस जी। तो नहीं, बट रीजन ये था कि ये देखो आरोपी के साथ में हम दो दिन तो थे ऑलमोस्ट। जी उसमें उसको भी रियलाइज होता है ऑफिसर क्या चीज़ का है और कितना ठीक ठाक है, कितना कर सकता है, उसको भी कैपेबिलिटी समझते हैं, और हमको भी आरोपी का थोड़ा सा आ जाता है करके। तो उसके बाद हम लोग अभी शाम गाड़ी हमारी शाम की थी कोर्ट का, तो क्या था तो वहाँ पे उसने बोला कि साहब यहाँ पे एक महल है, जो महल है वहाँ पे डांसिंग फ्लोर वगैरह मिलता है, वो 57 या 58 कपल्स अगर उस पर डांस कर रहे तो वो फ्लोर ऐसा उससे भी महल है, वो देखने को चलो करके। हम लोग महल देखने को गए, हम लोग ये दरवाजे से अंदर गए, और इतने में 2-3 एम्बेसडर गाड़ी वो गेट से आ रही है, किधर से भी इसको आवाज आया, चिल्लाया कि वाह ये तो सब निकलो अभी यहाँ से निकलो, वो लोग आ गए करके। तो ये लेटर हमने ऊपर फर्स्ट फ्लोर से देखा, वो रास्ते से 3 एम्बेसडर गाड़ी आ रहे हैं, अपोनेंट थे जी, वो लोग वहां से निकल, इसकी राइवल गैंग जी। तो अभी बोला ये तो अभी उनको मतलब राइवल गैंग को भी मालूम पड़ गया क्या करने का। तो हमने क्या किया, वहां से बाय रोड दूसरे स्टेशन पे गए, आगे वाला जो स्टेशन था वहां पे गए, और ट्रेन वहां से पकड़ी और वापस आ गए। अच्छा, उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने उस वक्त थोड़ा सा प्लस माइनस था कि हम लोग लोकल पोल्यूशन को विश्वास में नहीं लेते थे, इतना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं था जी, क्योंकि 1-2 हमको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आए थे जिससे प्रॉब्लम हो जाता है लोकल। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से हम लोग लोकल पुलिस को लेना चाहिए था इंदौर में, क्योंकि इसकी कैपेसिटी और ये इतना बड़ा गैंगस्टर है हमको मालूम नहीं, उसकी वजह से उसको वहाँ पे छोटा दाऊद करके बुला देते। बात इंदौर में बोलते, इंदौर में उसका नाम छोटा दाऊद था। इसने मुंबई क्या केसेस किए थे जो आपने उसको गिरफ्तार किया था? एक तो वेपन मिला था उसके पास। क्या वेपन था वो? वेपन 9mm पिस्टल था। अच्छा, 9mm पिस्टल था, और ये वहां से मेरे ख्याल से इंदौर से किसी केस में वांटेड भी था जी, और वो छुप के यहाँ पे, तो लेटर ऑन ही वाज हैंडेड आउट टू। तो लोग क्या वो सारी एक्टिविटीज मुंबई में शिफ्ट करना चाह रहा था? नहीं, वो वहीं का था, उसको वही, लेकिन ये यहाँ पे बम्बई में किसी कारण से आया था उसको। अच्छा, और हमको टिप लग गई थी ये गैंगस्टर ये वांटेड करके, वेपन है इधर, ये भी मालूम नहीं था, लेकिन वेपन मिल गया हमको। बाकी की चीज लेने के लिए हम लोग वहाँ पे गए थे इंदौर में। तो ये रिस्की इन्वेस्टिगेशन उसको बोल सकते, हमने काफी लाइटली लिया था। हम छोटा दाऊद तो, लेकिन था वो बड़ा। अच्छा, नाम का छोटा दाऊद था, इंदौर में बड़ा था। यस, और मेरे ख्याल से वहां से वो एस्केप फ्रॉम कस्टडी का केस था उसके ऊपर इंदौर इसको। हाँ, पुलिस को कुछ भी ये देखे जी करके, इतना सब होने के बावजूद भी जी हमने रिस्क लेके इन्वेस्टिगेशन किया था। ठीक, इंदौर में क्या क्या केस थे उसके ऊपर? कोई मर्डर से सब, ये दोनों अपन गैंग राइवलरी थी। लतीफी और ये दोनों भी ऐसे ही थे। तो ये आपका जिंदा है कि मर गया? ये नहीं, मैं ट्रैक नहीं रखा हुआ अभी, रिसेंट में मालूम नहीं कि इंदौर में मर गया या मैं सुना भी नहीं आपने क्या। अच्छा, उसके कुछ कोई ट्रैक रखा नहीं है? कुछ वो केस नहीं जो मुंबई का वेपन का केस था वो खत्म हो गया उसका? वो खत्म हो गया, आई थिंक वो एक्टिवेट हो गया उसमें, उसका एक्टिवेट हो गया। अच्छा, आप देखिए ऐसे ही मुझे एक इंटरेस्टिंग केस याद है अविनाश आपका, गोदी चोर वाला, ममदिया। हाँ, वो क्या था वो एक्चुअली गोदी चोरी, मतलब वो एक्चुअली मैं चाहूँगा कि मेरे ऑडियंस पूरा समझाएं कि गोदी चोर होता क्या, चोरी कैसे होती है। मोहम्मद अली करके एक आदमी था जी, काफी बड़ा स्मगलर था उस टाइम का जी, उसको हमने रेड सैंडलवुड के स्मगलिंग केस में अरेस्ट किया था। अच्छा, उसका स्टोरी ऐसी है कि वो गोदी के बाहर साइकिल रिपेयरिंग का काम चला था। गोदी के बाहर गोदी के साइकिल रिपेयरिंग? हाँ, जब वो आया यूपी से जी, तो वहाँ पे उसने साइकिल रिपेयरिंग का काम चालू कर दिया। फिर उसके आस्ते वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बात पहचान हो गई जी। उस टाइम में स्मगलिंग बहुत फॉर्म में था। अच्छा, फिर उसने स्टार्टिंग स्मगलिंग करना चालू कर दिया। कौन सी साल की बात होगी ये मेरे ख्याल से 80-85 के आसपास रहे, उससे पैसे दे रहे। अच्छा, तो उसने स्मगलिंग चालू कर दिया, स्मगलिंग में काफी पैसा कमाया। इतना ही नहीं तो उसका
इतना डेयरिंग बढ़ गया था कि एक बार उसने किसी DRI के ऑफिसर पे हायरिंग भी किया था। साइकिल शॉप वाला आदमी स्मगलर बन गया। स्मगलर बहुत बड़ा, बाद में इलेक्शन भी लड़ा था मेरे ख्याल से वो, अच्छा। लेकिन वो काफी बड़ा था उसका फाइनेंशियल। उसका इंट्रोगेशन 2-3 इंटरेस्टिंग थिंग हमको मालूम पड़ गया था। एक तो वो क्या करता था, उसका काफी शादियां की थी उसने, कि अभी कितनी कर ली? काफी की थी उसने। 4 ही अलाउड है ये मुसलमानों को तो। लेकिन मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा की थी। कितनी अभी उसमें ज्यादा ही की थी उसने। आप बताना नहीं चाह रहे? हाँ, और उस आज 10 12 15। हाँ, जिसके साथ भी वो रहता था उसका कहना ऐसा था इंट्रोगेशन में, जिस जी भर गया तो उसको मेहर देके अलग करता था। वाह। तो उसकी वजह से हर एक वाइफ से उसको अलग अलग बच्चे थे जी। और ये होता। और सेकंड थिंग क्या है, वो थोड़ा सा ड्रेडेड था, मतलब वो पैसा बहुत था और उसका चोर था। चोर रेट कितना होता है? नहीं था उसके पास रिसोर्स होना ना, पैसे थे, लोग थे, बॉडीगार्ड उसके पास 8-8 10-10 लोग गाड़ियां थे बॉडीगार्ड करके जाता। अच्छा। एक टाइम में जब चाहता था लास्ट में वो जी। हम लोगों ने जो केस बनाया था वो एक्चुअली केस था DRI का। हाँ। DRI में मिड सी में जी। दो उसके चांद के मर्डर में भी वो अरेस्ट हो गया था। अच्छा। दो डीजल स्मगलर चांद करके था ना, हाँ। उसमें दोनों में कंपटीशन थे। अच्छा। इनके ऊपर से उसने बट चांद छोटा आदमी था। है नहीं वो, लेकिन वो था, वो स्मगलिंग तो करता था। तो चांद का मर्डर इसने किया था? इसने किया था। अच्छा। तो ये DRI ने 2 छोटी छोटी शिप्स पकड़ी थी जिसमें रेड सैंडलवुड मिल गया था। अच्छा। तो हमको इन्फॉर्मेशन कितना होगा वो रेड सैंडलवुड? मेरे ख्याल से 20 टन के ऊपर था। ओह, तो वैल्यू कितनी बनती होगी इसकी इंटरनेशनली? वो मेरे ख्याल से वो करोड़ में जाती हो। करोड़ों में? 80s में? नहीं, अभी हम जो पकड़ा लास्ट अरेस्ट की बात कर रहा हूँ। अरेस्ट कब किया था उसको? 2015 में किया था इसको। 2015 में? तो ये कहाँ से रेड सैंडलवुड निकले, कहाँ जा रहा था? वो बता दो ना आपको मैं। जी। ये ऐसा था कि इन्होंने 2 शिप इंटरसेप्ट की थी DRI ने, कोस्ट गार्ड और इन्होंने मिलके। फिर वो क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर करने का हो गया, तो मैं क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 3 में था। तो हम लोगों ने जाके, मैं गया, आपको बोला आपको इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर करने का है, तो कोस्ट गार्ड वाले के शिप से अंदर गए हम लोग। वहाँ पे देखा तो 20 लोगों को उन्होंने पूरा बांध के रखा था। तो हम लोग छोड़ा उसको सबको, और मेरे साथ 4 कांस्टेबल मैं था, और हम लोगों ने फिर वो 20 लोगों को छुड़ाया और कोस्ट गार्ड वाले को बोला हमको छोड़ने को आ जाओ उधर तक। क्या मालूम कम्युनिकेशन क्या हो गया मालूम नहीं, वो निकल गया हमारे ताबे में। लेकिन कोस्ट गार्ड वाले? हाँ, अभी शिप पे सिर्फ वो 20 लोग, हम लोग 4 लोग, अभी चाहे तो हमको मार के भाग सकते हो। हाँ। लेकिन नसीब से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर हम लोग उनको ही बुला भी चलाओ अभी। उन्होंने गाड़ी शिप चला के उसमें वो आई डोंट नो वो चैनल रहता है। वो बोल रहे थे साहब चैनल में घुस गए ना तो कभी कभी टक्कर हो जाता है। अभी बोला कैसा भी करके निकालो, अभी इधर तक तो जाना है अपने को। फिर हम लोग कैसा भी करके 1 घंटे तक पहुंच गए शिप में। दोनों शिप हमने सीज कर ली। सैंडलवुड भरा था उसमें, वो सीज कर लिया। इनिशियली ये सबको अरेस्ट कर लिया। फिर जी। बाद में उसमें नाम आ गया कि ये इसका माल है करके, इसने भेजा है। वो शिप भी इसके था, उसमें किसी और के नाम पे ले, लेकिन वो अल्टीमेटली रिलेशन तो मालूम पड़ता है जी। तो इसको अरेस्ट करने के लिए जब गए हम लोग तो उसने दरवाजा खोला ही नहीं। अच्छा। कहाँ रहता था ये? नागपुर में रहता था। अच्छा। तो दरवाजा खोला नहीं तो हम लोग ने पुलिस लगा के रुके रहे वहाँ पे 4-5 घंटा हो रहे। बाद में एडवोकेट्स वगैरह आ गया, ये एजेड भी था उसको, आई थिंक ही वाज +75। अच्छा। उसका उम्र था। तो फिर बाद में बोला, एडवोकेट बोला मैम हम लोग 11 बजे लेके आते हैं। ठीक है बोला, हम लोग नीचे वॉच रखा उसको और वो 11 सवा 11 बजे लेके आया उसको। हमने उसको इंट्रोगेट करके 2 बजे अरेस्ट किया। ये एडवोकेट ने शायद उसको मिसगाइड किया था, जो भी है था कि मैं तुमको छुड़ा के लाता हूँ और व्हाटएवर इट में भी। इसने जाके सेशंस कोर्ट में बोल दिया कि ऐसा ऐसा एप्रीहेंशन है, उसको अरेस्ट करने वाले पुलिस वगैरह अरेस्ट किया करके नहीं बताया जज को। तो वी वांट प्रोटेक्शन करके। जी। तो जज ने प्रोटेक्शन दिया, हमारा ऑलरेडी अरेस्ट है, अरेस्ट होने पर प्रोटेक्शन है। फिर दूसरा दिन हमने जाके कोर्ट में ये कर दिया, उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए थे। फिर कैसा भी करके वो इट वाज ड्रामेटिक अरेस्ट, मतलब उसमें मिसगाइड, कोर्ट को भी मिसगाइड किया था, ये भी हो गया था, सब हमने करके उसको अरेस्ट किया था। तो इंट्रोगेशन जो उसका चल रहा था तो उस इंट्रोगेशन में काफ़ी बातें, क्योंकि इतना पुराना खिलाड़ी था जी, तो सब चीज़ें वो ओपन, और वो अपने आप को, मतलब मैंने क्राइम किया इसका वो फख्र महसूस करता था, वो बिंदास बोलता था। अच्छा। उसको और एक था कि उसको पहला जो बीवी था उससे बहुत प्यार था उसको। अच्छा। तो उसका कहना ऐसा था कि
मेरे उस एक वर्ड है उसको जो वो मेरे सपने में तो आती है, लेकिन मेरे को दिखती है, बोला उसकी आत्मा मेरे रूह दिखती है, रूह दिखती है। उसकी रूह मुझे दिखती है हाँ मरने के बाद भी। हाँ उसकी वो पहली बीवी है ना, उसकी रूह मुझे दिखती है बोला। अच्छा, और उसकी वजह से वो थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्ब भी था। आपको लगता है ना बकवास करता है वो? रूह किसको दिखती है? तो किसको दिखी नहीं है, उसको दिखनी चाहिए। उसका बात करने के तरीके देखो क्या है ना, ये जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है ना, उसकी समझ थी वो, जी, और उसमें से अरेस्ट बचने से उसका कुछ लेना देना नहीं था। ये सब इंट्रोगेशन, आरोपी एक बार अरेस्ट होने के बाद हमारे साथ खुल के बात करता है। कुछ भी फिर हाँ एनीथिंग, कुछ भी। तो उसमें से ये था, तो ऐसा ये मोहम्मद अली था, बड़ा क्रिमिनल था। अभी आई थिंक ही एक्सपायर्ड। अच्छा वो इलेक्शन भी लड़ा था मेरे ख्याल से। अच्छा, कौन सी पार्टी से लड़ा है? इंडिपेंडेंट है मेरे से। मेरा पॉइंट ये था खाली कि ये एक साइकिल शॉप वाला क्या चुराता था गोदी से, और जो गोदी चुराते चुराते ये बड़ा कैसे हुआ? गोदी से सब कुछ उस वक्त छोड़ा था। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, हाँ शराब हो गई, हाँ, गोल्ड हो गया। इम्पोर्टेड आइटम। बाद में तो गोल्ड में तो ज्यादा था। गोल्ड में तो ऐसा था कि उसने वो सिस्टम में ऐसा बना दिया था कि वो जैसा वो इवन कुछ शिप के जो कैप्टन्स वगैरह उनके साथ सेटिंग था उसका। अच्छा तो उनके साथ वो लेके आता, माल निकाल के फटाफट बाहर लेके जाता था उसका। अच्छा, वो सब सेटिंग हो गया था उसका बाद में। उसके मैं बोला ना, उनके पास काफी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका। वो मतलब ही इज नॉट लेस देन एनी दाऊद या छोटा राजन, ऐसे इससे भी कम नहीं था। हो कि मर्डर भी किए थे उसने। मर्डर भी किए थे? मर्डर, पैसा बहुत था उसके पास। जी, ओनली थिंग कि वो वहीं एक ही जगह पे सस्टेन था, वो इतना ही था। मतलब भागा नहीं। देखिए दूसरे सारे गैंगस्टर मुंबई छोड़ के भागे। ये भागा क्योंकि इसका सब बिजनेस था ना। इसका बेसिकली कॉन्सेंट्रेट, पैसा बहुत कमाता था। उसके बाद ऑयल में भी था। हाँ ऑयल वाला का कैसा रहता है, समझो एक शिप एक डेस्टिनेशन थी, दूसरे डेस्टिनेशन जा रही है, जी, उसको समझो एक 500 लीटर ऑयल लगने वाला है, तो उसमें वो लोग कैप्टन वगैरह क्या करते हैं, वो इस तरह से चलाते हैं कि कुछ ऑयल बच जाए करके। तो वो बचा हुआ ऑयल मिड सी में वो लोग सेल करते हैं। अच्छा इवन देयर इज आल्सो यूज ऑयल जो रहता है, जी, इस्तेमाल हो गया काला हो जा रहा है, वो ऑयल भी ये लोग मिड सी में इनको बेचते हैं। अच्छा तो ये लोग मिड सी में जाके अपने छोटे छोटे ट्रक से लेके आते हैं, और इधर मछुआरों को बेचना, ये बेचना, उसमें काफ़ी मार्जिन मिलता है। फॉर एग्जांपल जो ऑयल का समझो 50 रुपये लीटर बाहर रेट है, वो उनको 10 रुपये 15 रुपये में मिलता है वहाँ पर। अच्छा तो उसके मार्जिन बहुत होने की वजह से उसमें भी काफ़ी पैसा मिलता था वहाँ। अच्छा। और एक शिप आ गई तो इनको लाखों रुपए में फायदा होता था। तो वो जो कैप्टन जो अपना ऑयल बचाता था वो इलीगली इसको बेचता था, यस। और ये आके इसको इलीगल मार्केट में बेचते उसके बाद आवाज बनाता था। तो मतलब कहने का कि इसका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इन डेप्थ था देखो। तो उसके मतलब वो समुद्र पे राज करने वाला आदमी था ये, अच्छा, ऐसा बोलता है। तो यानी गोदी चोरी से लेकर के, रेड सैंडविच स्मगलिंग से लेके, ऑयल पिल्फरेज से लेके, ये तमाम काम जो समंदर में होते हैं। वो जो 2 ट्रक हमने पकड़े थे, वो जी, पकड़े थे, तो उसमें से जो उसको चलाने वाले थे, वो विदाउट उसको मराठी में होका यंत्र बोलते हैं, जो डायरेक्शन बताते हैं, कंपास, विदाउट कंपास ड्राइव करते थे यहाँ से दुबई तक। विदाउट कंपास ड्राइव करते थे? इतना उनका ये एक्सपर्टीज था उसमें। अच्छा, और सेकंड थिंग, वो आप नॉर्मली देखेंगे, ये यहाँ से हम लोग को गेट ऑफ इंडिया से जाने को डर लगेगा, ये दुबई भी जाते थे उसमें से। कितने घंटे में पहुंचते थे लोग? ये मेरे ख्याल से 2.5 डेज में पर वो रुकते इधर। 2-2.5 दिन में विदाउट कंपास समंदर में पहुंच जाते थे? उससे पहले एक ट्रैवल उसमें बोला था कि लास्ट जब उसने वो मारा था, ट्रिप मारा था, उसमें वो ये लेके आया था, इम्पोर्टेड सिगरेट्स लेके आया था, अच्छा, वो पूरा भर के इसमें। तो हम लोगों ने वही सोचा कि इसमें अगर ये सब इतना सब इजीली करते हैं, तो किसी टेररिस्ट को भी लेके आ सकते हैं। हाँ, इसलिए ये जो कार्रवाई डीआरआई और अपनी एजेंसी ने की उसके, ठीक है, रेड अंडर इस बार आप दे, लेकिन मेन रीजन ये था कि समुद्र के जरिए कोई टेररिस्ट इस तरह से ना आ जाए, जी, उसमें से कोई अंदर बैठ के वो भी आ सकता है ना भाई 26/11 में तो आई थे ना, 2008 में तो 10-10 लोग बैठ के आ गए थे। उसीलिए वो कोस्टल गार्ड अभी अपनी बहुत टाइट हो गए, कोस्टल गार्ड, और ये तो इंटेलिजेंस उसके बाद बहुत इफेक्टिव है, जी इसलिए इंटरसेप्ट किया उसको। जी, उनका इंटरसेप्शन अदर पॉइंट ऑफ व्यू था, उनको मिल गया रेड सेंटर वो, हाँ, तो इन्होंने लोकल एजेंसी करके क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर कर दिया। अच्छा। सर तो आपने इसको कितना दिन तक अपने कस्टडी में रखा और क्या क्या बातें करता? हाँ, बरं से 8 दिन कस्टडी में था 75 ईयर्स का जब था। लेकिन हाँ, आपके हिसाब से इसने स्मगलिंग से या ये इलीगल एक्टिविटी से कितना माल बनाया हुआ उसने? उसका होटल है सर, मोर देन 500 करोड़ के ऊपर प्रॉपर्टी है 500 करोड़ मुंबई में? मुंबई। तो इसने कभी यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं की मुंबई से, ताकि वो बिजनेस है ना यहाँ पे।
तो उसके लोग तो थे ना, आप कह रहे हैं नहीं उसको जरूरत नहीं था 10 बीवियां थी और 10 बीवियों के बच्चे होंगे। हाँ, उसको बिजनेस भागने की जरूरत भी नहीं थी, ऐसा गैंग वॉर की तरह वो नहीं करता था। वो अपने बिजनेस में जो राइवलरी आता था, अभी चांद था उसका ही पंटर था वो, हाँ उसके साथ में काम करता था। हाँ। उन दोनों में कुछ अनबन हो गई किसी वजह से, या किसी उसके वजह से उसका मर्डर उसने कर दिया था। अच्छा, इसके हिसाब ममदिया के हिसाब आपको और ऐसा कोई क्रिमिनल याद है जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो और जो बहुत ही वियर्ड टाइप का, अजीबोगरीब टाइप का आदमी हो? बहुत सारे थे वैसे, मतलब हर एक का अलग अलग एक कुछ ना कुछ अलग ही नजरिया रहता था, वो अलग ही कुछ जो आपको याद हो, जो जिसका विवरण आप कर सकते हो? अभी उसमें एक का नाम नहीं बोलूंगा मैं। जी एक ऐसा क्रिमिनल था जी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ा हुआ था तो, जी। और एक बड़ा एजेंसी चलाता था, डिटेक्टिव एजेंसी चलाता था। डिटेक्टिव एजेंसी क्रिमिनल चल रहा था? क्रिमिनल था वो, जो अच्छा। 5-6 केसेस है, जी। उसमें से 2 केस में तो मैंने अरेस्ट किया उसको। अच्छा। तो बड़ा आदमी, वो नाम भी बड़ा है, वो सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव एजेंसी उसी के माध्यम से वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज कब्जा कर लेता था? कब्जा कर लेते हैं। बैंड्रा में एक प्लॉट हड़प किया था, जू में एक बहुत प्राइम प्लॉट उसने हड़प किया था। अच्छा, ही इज वेल ऑफ नाउ, अभी भी है। अभी भी है? हम्म। वो डिटेक्टिव एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा था? हाँ हाँ, अभी भी है। अच्छा। उसका ऐसा था कि उसकी वाइफ का और उसका नाम सेम आता था। अच्छा। उसकी वाइफ जो है वो शी इज रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी में, कुछ नर्स हो गई थी। अच्छा। उसको एक ओहदा मिल जाता है, एक पद मिलता है वहाँ पे। जी। वो अपने आप को हर एक को रिप्रेजेंट करते हुए वो कार्ड देता था, मतलब टेक्निकली बोलने का अपना, उसका भी समझो ए अविनाश देते एडी, हाँ। तो वो कार्ड करके उसको देता था, और डेसिग्नेशन नीचे उसका रहने के लिए। अच्छा। कल लीगल कुछ पा गया, मेरा नहीं है, ये मेरा वाइफ का कार्ड है करके। अच्छा। तो इतना सिस्टमिक था। तो उसने क्या किया था कि एक प्राइवेट जगह ली गई थी। जी जो प्राइवेट जगह पे किसी बड़ा आदमी आता है तो कोई भी जी। उसको एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करता था। इट इज सॉर्ट ऑफ बंगलो में। और फिर उनको आई डोंट नो क्या करता था, लेकिन उसके बाद फिर वो उसको सुनना पड़ता था, क्योंकि जो भी इंटरटेनमेंट वही करता, तो उसमें उसने काफी माल बनाया था उसमें, और काफी शोहरत बनाई थी उसमें। मतलब आप बोले कि एब्स्टेंट फाइल जैसा Yes, एक केस मुंबई में हो चुका है, जहाँ पे उसने एक एंट्री की जगह रखी थी और बड़े बड़े लोगों को बुला के ब्लैकमेल करता था। यस, ब्लैकमेल नहीं बोल सकते। तो मतलब काम तो करवाता था उनको फेवर करके। अभी क्या, एक बार वो उसमें घुस गया तो गया उसमें क्या। तो ये ऐसे कितने, मतलब उसके हाथ में कौन कौन लोग आते थे? बॉलीवुड के पॉलिटिशियंस के करके बड़े पद औहदे पे जो पॉलिटिशियंस लोग थे? पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन। अच्छा, ये सब उसके? उसका क्या हो गया, तो बाद में उसका लाइफस्टाइल इतना ये था, तो ही वाज, वो सब बड़े बड़े लोगों में घूमता रहा। हाँ। तो उसकी वजह से ऐसे वो, तो उसमें उसके बहुत बहुत अलग अलग शौक भी थे। अच्छा। हर एक आरोपी का अलग अलग कुछ ना कुछ तो भी तो उसको गिरफ्तार कब क्यों किया था आपने, कब किया था? उसको पहला गिरफ्तार किया था, एक एडवोकेट को उसने, एडवोकेट एंड उसका क्लाइंट दोनों को लेके गया था, और कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज पे साइन करके लिया था, डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया, चेक पे साइन करवा के लिया था। किडनैपिंग किया था, लिटरली किडनैपिंग करके लिया जी। उसमें हमने अरेस्ट किया था। और सेकंड केस वही प्रॉपर्टी हड़प करने के मैटर में। अच्छा। पोजीशन, एक प्रॉपर्टी का इनडायरेक्टली उसके पोजीशन ले लेता था जी। ये अभी शायद ही इज नॉट इन दैट स्टेट। तो आपको उसने, जब आप कस्टडी में कितने दिन था वो? था उसमें, पहला जो केस में था ना, पहला केस में उसको अरेस्ट किया था हमने सुबह, शाम को बेल पे छूट गया। शाम को बेल पे छूट गया? कैसे? हाँ, उस रिसोर्सफुल था वो। कुछ घंटे खाली आपकी कस्टडी में रहा? उसका हियरिंग भी, कोर्ट में हियरिंग, रिमांड का हियरिंग शाम को 4:30 बजे हो गया। 4:30 बजे? और 4:30 को होने के बाद वो हियरिंग करते करते 5 बज गया। 5 बजे ऑर्डर दे दिया उसको, ही वाज बेल, ग्रांटेड बेल। अच्छा। एंड फिर हमको सेशन कोर्ट में जाने का टाइम भी नहीं मिला। हाँ। नेक्स्ट दिन हमने सोचा उसमें, लेकिन अभी वो ठीक है, कुछ चीजें रहती है। बड़ा वो कॉल्स आ गए आप लोगों को? नहीं, कभी कभी क्या होता है, कंप्लेंट में विड्रॉ करता है घर के मारे या किसी और कारण से, ये लोग फिर अप्रोच करते हैं ना उसको। जी। सी बेसिकली ये बिजनेस डील में कुछ तो भी हुआ रहता है जी। उसमें, दोनों भी लोग एक इंटरेस्ट रहते हैं, कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट रहते हैं, वो लोग भी अप्रोच हो जाते हैं। जब कंप्लेंट में अपना हाथ निकाल लेता है तो पुलिस को कुछ नहीं, हेल्पलेस हो जाती है। जी। अभी अरुण गौड़ी के खिलाफ केस रजिस्टर किया था उसने, दूसरा दिन जाके हाई कोर्ट में कंप्लेंट ने बोल दिया, एफिडेविट फाइल कर दिया था, तो केस कुछ नहीं कर सकना। बाद में
कौन सा केस था पता है एक्चुअली वो क्या केस था? वो मेरा यूनिट का नहीं था, आपका किसी और- अच्छा। दूसरा, लेकिन बोलने का मेरा कहने का कैसे कंप्लेंट कभी कभी डर के मारे या किसी और रीजन से। तो उसने एफिडेविट भी दिए जाके हाई कोर्ट में? हाँ, कि ये मैंने ऐसा कुछ कंप्लेंट, पुलिस ने फिर गलत कंप्लेंट लिया है करके, तो फेक केस बना उसका। क्या करेंगे। तो कोर्ट ने फिर अरुण गोयल को छोड़ दिया? कंप्लेनेंट का अगर सपोर्ट नहीं रहा जी। तो वी कांट डू एनीथिंग। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लेनेंट रहता है, जी। वो हमारे साथ टिकना जरूरी है, इवन इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू और लेटर ऑन ऑल्सो। तो अगर आप जो ऐसे बता रहे हैं तो मुझे एक फिल्म प्रोड्यूसर केस याद आ रहा है जिसके अंदर जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोगों को काफ़ी सेंसेशनल बातें मालूम पड़ी थी। उसमें अभी जो आपको बोला ना, कंप्लेनेंट का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, उस वो कैटेगरी में ये भी केस आ जाते हैं। अच्छा, क्या केस क्या हुआ था? अपने वो केस बताइए। छोटा मोटा फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, अच्छा, 2005 या 6 में उसके ऊपर फायरिंग हो गया था ओशियरा में। किसने फायरिंग किया उसके ऊपर? वो बात नहीं बताता आपको। अच्छा तो उसमें हम लोग कांदिवली क्राइम ब्रांच में थे, जी। तो प्रदीप शर्मा वाज आवर इंचार्ज। जी। तो हम लोग इंफॉर्मेशन वर्कआउट कर रहे थे कोई और, तो उसमें ये इंफॉर्मेशन ऑफशोर में आ गया कि ऐसा ऐसा है, इन्होंने किधर से भी फायरिंग किया करके। तो वो आरोपी को हमने पकड़ा सबको, जी। 3-4 आरोपी थे। पकड़ने के बाद इंट्रोगेशन में मालूम पड़ा कि इन्होंने इसके ऊपर फायरिंग किया था, ये जी। जी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। और फिर हमने लोकल पुलिस स्टेशन से बात की है कि फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम ब्रांच को ले लिया गया। जी। जैसे ही ये डेवलपमेंट हो गया, मैंने बोला ना आपको कि कंप्लेनेंट सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, तो इसको मालूम पड़ा कि अब्रॉड निकल गया। अच्छा, ये फिल्म प्रोड्यूसर हाँ, जिससे फायरिंग हुई थी वो खुद ही भाग गया? खुद ही भाग गया वो। अच्छा। तो वो मतलब ही डोंट वांट टू कम बिफोर अस। अच्छा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। उसमें फिर ऐसा मालूम पड़ा कि उसके ठीक ठाक काम नहीं थे बॉलीवुड में, जो ठीक है छोटा मोटा था लेकिन उसका काम भी अच्छा नहीं था। और इसी वजह से वो जो उसमें जो 4 आरोपी थे उसमें से एक आरोपी उसका कुक था। खुद ने फायरिंग करी इसके ऊपर? हाँ, वो घर में था उसका, तो उसको सब मालूम था, इसके कच्चे चिट्ठे सब मालूम थे। हाँ। उसके ऊपर से वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, कुछ तो भी चल रहा था उसको। को ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ, उसमें तो अभी जो बॉलीवुड में गंदगी रहती है वो सब गंदगी उसमें भरी हुई थी उस टाइम। आपको मालूम है बॉलीवुड में तो मैं यंग एक्टर को एक्सप्लॉइट करने से सब कुछ था उसमें। तो मतलब मैं वही जानना चाहता हूँ कि बॉलीवुड की गंदगी बाहर कैसे आई और क्या क्या गंदगी थी वो। मैं मेरे ऑडियंस जो बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं और लोग बेचारे कहाँ कहाँ से उत्तर भारत से या दिल्ली से आते हैं मुंबई में सपने लेकर के कि हम फिल्म जगत में जाएंगे और काम करेंगे, लेकिन ये बॉलीवुड की गंदगी आप अगर थोड़ा सा बताएंगे ना। ये देखो, बॉलीवुड की गंदगी रियली गंदगी है उसमें। जी। ठीक है, आप हम लोग जो देखते हैं वो वेल एस्टेब्लिश स्टार को ही देखते हैं, जी। लेकिन ओनली 5% आर एस्टेब्लिश, 95% और एक्सप्लॉइट ही हो जाते हैं। अच्छा। तो इसमें सक्सेस नहीं पा सकते, चाहे लड़की हो या लड़का हो। जी। बॉलीवुड में तो लड़का भी एक्सपर्ट होता है, ऑफ कोर्स। उसका ये केस एक रीजन था। अच्छा। तो जितने भी यंगस्टर उस वक्त थे, अभी तो एस्टेब्लिश हो गए एक्टर, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया था उसने। कैसे किया था? हाँ, उनका एक्टिविटीज वैसे ही था, वो सब मिलके ही करते थे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंशियल था। तो जो नया आता है गांव से यहाँ पे आता है, वो उसको क्या किधर भी मिल गया, एक प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है जी, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं वो लोग। अंडर दैट ही वाज देयर, उसने कुछ तो भी मेरे ख्याल से था, उनका फिजिकल रिलेशन भी था। इस तरह से वो उसका फिजिकल रिलेशनशिप विद न्यू स्टार्स, न्यू स्ट्रगलर्स। अच्छा। बाद में वो स्टार बन गए। जब स्टार बन गए थे उस जमाने में स्ट्रगलर थे। ऐसा वो था, उसके वो डिस्प्यूट में ही उसके ऊपर वो फायरिंग हो गया था। तो उसको जैसे मालूम पड़ा, उसको मालूम पड़ा होगा कि पुलिस को सब मालूम पड़ा होगा। जी। देन ही लेफ्ट द कंट्री। तो उसकी वजह से केस हमारा वीक हो गया, बहुत वीक हो गया। इतना मतलब आरोपी पकड़ने, हमने उसको एमसीओसी पे लगाया था। अच्छा, वो जो सब कुक और जो लोग थे। हाँ, क्योंकि वो क्रिमिनल था, उससे पहले भी उसको अरेस्ट हुआ था एक केस। जी। तो ये हम उस वक्त कैसा था कि क्राइम ब्रांच में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था, ये गैंग वॉर फायरिंग केसेस को बहुत सीरियसली लिया जाता। जी। इवन वेपन भी मिलता तो हम लोग एवरी अपॉर्चुनिटी देखते थे कि उसको छूटना नहीं चाहिए आरोपी करके। जी। उसकी वजह से ये हो गया था। लेकिन आप जो चीज़ नहीं बता रहे अविनाश, कि ये बॉलीवुड की गंदगी, ये स्ट्रगलर्स आपको कैसे मालूम पड़े, आपके सामने कैसे आई, हाउ डिड इट कम टू लाइट? आरोपी देखो, आरोपी मैं पहले बोला आपको, जैसे आरोपी हमारे साथ में इंट्रोगेशन के वक्त बहुत कुछ रिवील करता है, बहुत चीजें दिखाता है। जी। वो सब चीजें हमने देखी हुई है। आपने ये नहीं बताया कि कुछ वीडियो कैसेट्स थे जो आपने देखे? जो उस टाइम थे और जो भी था उसके वजह से बलबूती पे हम कह रहे हैं। कितने वीडियो कैसेट्स देखे होंगे आपने? था उसमें, उस बेसिकली इंट्रोगेशन में आया था उसका। अच्छा। आरोपी के इंट्रोगेशन में सब। तो जो पुराने ज़माने जो वीसीआर जो आता था, जो कैसेट्स बनते थे,
सब बना के रखा था उसने। सब बना के रखा था। सारे स्ट्रगलर्स को उसने एक्सप्लॉइट करते हुए बना लिया था ताकि लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, अभी कल उठ के समझो उसको गोली अभी गली यहाँ भी क्या कंधे भी किधर तो भी लगी थी, अगर लग जाती मर जाता तो फिर और सेंसेशनलाइज हो जाता वो। हाँ रियल रीजन तो किसी को मालूम नहीं पड़ता वो। जी तो पहला बात तो हम लोग तो ये बहुत छोटा मोटा आदमी था, जी इसके ऊपर फायरिंग करने का हम लोग का कुछ अलग ही, हम लोग सोचा कभी छोटा शकील ने किया होगा, किसी इसने किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली नहीं, छोकरे लोग निकले। इस कुक ने किया, कुक और इसके 2-3 दोस्त थे। कुक के 2-3 दोस्त। तो लेकिन वो लोगों ने क्यों किया उसके, ये लोगों ने? वो उनका डिस्प्यूट चल रहा है, वो आई थिंक दे वर एक्सटॉर्टिंग सम मनी फ्रॉम हिम। कुक वाज एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम, वही पॉइंट पे ब्लैकमेल कर उसके ब्लैकमेल करने में। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो फिल्म जगत में जो बड़े लोग होते हैं वो ये सब ऐसे नहीं करते हैं। ये जो छोटे मोटे टाइप के शेडी टाइप के लोग होते हैं, स्ट्रगल्स देखो, बड़े मतलब बड़े बड़े तो बाद में बोलते हैं ना, अभी किसी टाइम में स्ट्रगलर ही रहता है। अच्छा बहुत सारे स्ट्रगलर्स, उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। जी बॉलीवुड इतना सीधा नहीं है, जी तो बहुत कुछ सीधा करना पड़ता है उनको, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जी इसीलिए बोला ना, गंदगी तो है, सारी गंदगी में है। अभी हम लोग तो सुनते हैं ना, इतनी कंट्रोवर्सीज होती है कि इसके साथ रिलेशन है, उसके साथ रिलेशन। इनके पास क्या रहता है साहब, एवरीथिंग। अभी स्टार बनने के बाद तो इनके पास सब कुछ अवेलेबल है, जी पैसा है, ये है, तो उनको ये ह्यूमन टेंडेंसी रहते हैं, वी शुड फाइंड समथिंग डिफरेंट। वो डिफरेंट में कुछ और अलग करते 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 दे गो इनटू द ड्रग्स, दे गो इनटू द होमोसेक्सुअलिटी, दे गो इनटू एनी जो नॉर्मल आदमी नहीं करते वो सब नॉर्मल आदमी करने की कोशिश करते हैं, अच्छा। और उसमें जिंदगी खराब हो जाती है। तो बेसिकली बॉलीवुड की वो लोग जिनको हम लोग बाहर से बहुत अच्छा समझते बहुत हैं, अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, और दे हैव अ वेरी मर्की पास्ट और मर्की बैकग्राउंड। उनका रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। तो ऐसे एक दो तो एपिसोड हमको बताइए ना, जो आपने किसी के बारे में देखा हो, किसी बॉलीवुड के बारे में, कि वो क्या किया और उसके क्या गंदगी आपके सामने आई थी। मैं अपने ऑडियंस के लिए, बेसिकली मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बट माय ऑडियंस वुड लाइक टू नो फ्रॉम पुलिस ऑफिसर कि किसी का कोई आपने कौन सी ऐसी चीज़ें की जो बहुत शॉकिंग लगी आपको? एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन तो होता है सर। सेकंड थिंग, इनका लाइफ मिजरेबल रहता है। ये बोलो पैसा है, सब है, जी लेकिन दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ। अच्छा। सब कुछ अलग अलग रहता है। अभी आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट सम एक पर्टिकुलर, लेकिन ऐसा भी से कि वाइफ किसी के साथ में जाती है, हस्बैंड किसी और के साथ में जाता है, तो क्या बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा उसका ना। अच्छा नहीं सर, अभी बहुत सारे बॉलीवुड को एक्टर्स को, मैं भी था किसी एक्टर का पीएस ऊपर के, जी हम बहुत नजदीक से इनका जिंदगी देखते हैं, अच्छा। तो फिर वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि साला हमारी जिंदगी बहुत अच्छा है। क्या क्या दिखा दूँ उसके साथ में? बहुत कुछ देखते हैं, ये जो एबनॉर्मलिटी मैंने बोला है, वही एक दो एग्जाम्पल आप मैं जानना चाहते कि कि देखो ये पार्टिंग वगैरह तो ठीक है, जी लेकिन जाते हो किसी और के साथ जाना, आते हो किसी और के साथ में जाना, इट इज वेरी कॉमन। जी वुमन एक महिलाओं के साथ या अनेक महिलाओं के साथ रहना जी इनके लिए बहुत कॉमन चीज हो गया, और महिलाओं ये उपलब्ध है उनको, जी ये सब तो देखा है हमने, नजदीक से देखा हुआ है। पर्टिकुलरली और एक देखा है मैंने ना, सबसे बेकार जो चीज हमने देखा है ना, आप वो जो डांसर्स रहते ना पीछे, जो जी एक्टर के पीछे डांस एक्स्ट्रास एक्स्ट्रा, हाँ आप रात को 2-3 बजे जब ओशिवरा, लियन नगर, ये एरिया में देखेंगे तो जी इनको ऑलमोस्ट प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाता है। सही एक्स्ट्रास को डाला जाता है कि वो बाय फ्री विल करती हैं? नहीं, व्हील उनके पास अल्टरनेटिव नहीं रहता ना सर, वो आते सपने लेके आ जाते हैं, हाँ उनके पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव, उनको अभी समझो एक लड़की कार से आ रही है तो दूसरी भी एक्सपेक्ट करेगी मैं आल्सो कम फ्रॉम द कार, तो बाद में पार्टी करना चाहिए, ऊंची दारू पीना चाहिए, सिगरेट पीना चाहिए, जी कपड़े उसकी तरह से, ये आएंगे कहाँ से, दे नीड समथिंग, तो दैट इज इजीएस्ट वे रहता है ये प्रोस्टिट्यूशन। मैं नियन और पोल्यूशन कर चुका हूँ, तो उसकी वजह से मुझे रात को हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो डांसर्स होती हैं, एक्स्ट्रास होती है, वो लोग, इनकी जिंदगी बहुत खराब, इसलिए बॉलीवुड इतना अच्छा नहीं है जितना हमको दिखता है। तो यू थिंक दे मेक कॉम्प्रोमाइज, दे हैव टू डू कॉम्प्रोमाइज बहुत बहुत लेवल पे करना पड़ता है। और वहाँ पे जो आप ओशिवरा में देखेंगे तो छोटे छोटे स्टूडियो है, अभी का माहौल मेरे को मालूम नहीं, उसको फोटो जी वो बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म बनाते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, वो तो पोर्नोग्राफिक फिल्म ही बनाते हैं जी। वो, इनको बोलते हैं कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, अल्टीमेटली उनका डेयरिंग बना के ये बना के बाद उनको कुछ खिला पिला के भी निकालते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है, ऐसे भी केसेस हुए, मतलब औरतों को नशा दे करके उनके पोर्नोग्राफिक फिल्म बनाते हैं और औरतें तैयार हो जाती हैं।
अल्टरनेट नहीं रहता ना सब। जब वो एक बार एक कीचड़ में आ गए तो उसको बेचारे को, और सेकंड थिंग क्या, वो असहाय रहते, उसको कोई ये नहीं रहता है, सपोर्ट नहीं रहता है। आजकल विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस है, अभी की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, जब तब की बात बोल रहा हूँ, तब की बात बोल 95-90 के बाद। 95 भी बहुत ज्यादा पुरानी बात, अब तो दुनिया बहुत मॉडर्न हो चुकी थी। नहीं अभी वो, और उस वक्त क्या रहता है, उनको किसी एक लड़की ने अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर दिया वो तो साइड आउट हो जाती है ना, फिर को उसका करियर खराब ही हो गया। अच्छा, तो वो डेयरिंग कोई नहीं करते। तो मतलब खामोश रहेगी और चुपचाप एक्सप्लॉइटेशन बर्दाश्त करती रहेगी। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से एक हाजी मस्तान की वो अपने आप को डॉटर कहने वाली लड़की का मैंने इंटरव्यू वगैरह देखा है टीवी। जी उसने वही उसको 12-13 साल से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जी, हसीन मिर्जा, वो हसीन मिर्जा, सी इज ऑल्सो बॉलीवुड से कनेक्टेड है। मतलब चीज, आई मीन मैं उसको यहाँ अभी वो तो इतने रिसोर्सफुल है, उसका हाजी मस्तान की डॉटर अपने दे डोंट इवन एक्नॉलेज हर कि वो अजीम सिंह की बेटी है। मैं बुला चुका हूँ, इंटरव्यू कर चुका हूँ। वो बोल रही है, वो क्लेम करती है कि उसकी बेटी है, बट उसकी फैमिली वाले उसको मानने को बट तैयार उसका जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ दैट इज आई ओपनर टू एवरीबॉडी ना, कि एक इतनी बड़ी घर की लड़की को अगर एक्सप्लॉइट किया जाता है जी। तो नॉर्मल लड़की को क्या हुआ। इसके लिए बेसिकली इसमें उसी से जुड़ा एक आपको मैं किस्सा होगा सा बताना चाहूँगा। जी। एक मैं नवी मुंबई में पोस्टिंग में था, तो दोपहर के टाइम में एक 2 महिलाएं और 4 पुरुष ऐसे आ गए, बैग वगैरह सब लेके साथ में आ गए। मैंने जी। तो मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने एक उत्तराखंड के पुलिस ऑफिसर का नाम लिया, बोला उन्होंने आपके पास भेजा है। तो बोला क्या हुआ है, तो बोला हमारी लड़की भाग गई हुई है। और उत्तराखंड पुलिस ने उसका मोबाइल ट्रैक करते करते उन्होंने नवी मुंबई में नेहरू या कुछ एरिया में है लोकेशन उसका, तो उसमें हमको आपकी मदद चाहिए। उसी दिन हम लोगों ने एक हमारे पास एक नया ऐप आया था, एक टूल आया था, उसको टूल टेस्ट कर रहे थे उसको, तो एक्सपर्ट्स भी थे मेरे पास। तो मैंने उसके जरिए हम लोग 3-4 घंटे में वो लड़की को ढूंढ निकाला जी। उसको लेके आए। लेके आने के बाद आप स्टोरी सुनेंगे तो शॉक हो जाएगी। जी। ये हरिद्वार में जिसके घर के अंदर मंदिर है, जी। घर के सब पुजारी लोग ऐसे, ऐसी लड़की, धरंदाज लड़की, वो फेसबुक पे किसी से पहचान हो गई। वो बंदा स्पॉट बॉय करके काम करता था। अच्छा। तो सिर्फ हीरो हीरोइन के साथ में फोटो डालता था। अच्छा। तो शी वाज अंडर इम्प्रेशन कि इसकी बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, ये है। वो चैटिंग में उसको बोला था कि मैं तेरे को दाम दूंगा। जी। शी वाज ऑलमोस्ट 20 लेस देन 20 इयर्स ओल्ड। तो वो भाग के आई घर से, हरिद्वार से भाग के आ गई। हाँ हरिद्वार से भाग के। और नेहरू में एक झोपड़पट्टी में रह रही, बैठी चालती है झोपड़पट्टी टाइप, हाँ। ग्राउंड +1 की ऊपर की 10 बाय 10 के रूम में रह रही है। हाँ। 2-3 दिन नसीब से उनका फिजिकल रिलेशन नहीं आया था, स्पॉट बॉय का। हाँ वो दोनों का। अच्छा। फिर हम लोग उसको लेके आए, उसके घर वाले भी लेके वो आए, उनको जो आदमी लोग था वो लड़का था, उसकी फैमिली भी आ गए, 30-40 लोग आ गए। जी। फिर हमारे सीपी अहमद जावेद साहब थे, बोला नहीं ये लड़की को वी शुड सेंड हर, एकदम सही सलामत उसको भेजो। तो मैंने एयरपोर्ट पे काम किया था, तो मेरे स्पॉट डेस्क से मैंने रात को फटाफट फ्लाइट बुक किया जी। और ये लड़की को फ्लाइट से वापस भेज दिया। अच्छा। वो लड़की को समझाया, उसके घर वाले, उनको लगा कि हम अरेस्ट करने वाले, बोला उनको उनका लड़की वापस चाहिए, बाकी कुछ नहीं। जी। एग्री फॉर दैट। तो कहने का मतलब ये है कि वो लड़की का जिंदगी कितना खराब हो जाता था। ये और एक इंसिडेंट ऐसा हो गया उसी में कि मेरा भाई वहाँ पे उत्तराखंड में गया था घूमने के लिए। जी। अनफॉर्चुनेटली हुई दुकान में गया, तो उसने कुछ खरीदा और नाम लिखा, तो उसने मेरा धर्माधिकारी नाम, उसका भी नाम धर्माधिकारी, तो ये इसको पहचान दे गया, तो मेरा भाई है वो। हाँ। इंसिडेंटली तो मैंने फोन पे बात करवाया उनसे, तो मतलब देवर मैंने तो देखा नहीं था जी। उससे कंफर्म हो गया कि देवर फ्रॉम देयर ओनली। अच्छा। तो एक लड़की का जिंदगी इस तरह से, तो वो बॉलीवुड के अट्रैक्शन में जिसकी भी जिंदगी खराब हो जाती है, जी। नसीब से सरवाइव हो गई। तो स्पॉट बॉय को अरेस्ट किया कि नहीं किया आपने? नहीं उसका कंप्लेंट, दे डोंट वांट टू, उनका सिर्फ लड़की चाहिए थी। तो उसमें स्पॉट बॉय का क्या, ये भी एजर थी, वो भी ये थी, वो माइनर नहीं थी। माइनर रहता तो अरेस्ट कर लो। हाँ, बट टू lure someone with a false promise। लेकिन कंप्लेंट तैयार नहीं थे। अच्छा ऐसे टाइम देखो, ऐसे टाइम में आपको हर चीज में कानून का काम नहीं करना है, कहाँ पे इंसानियत भी देखनी पड़ती है। जी। उसका लाइफ, जहाँ पे हम लोग FIR लेते हैं ना, उसका लाइफ पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, जी। मीडिया में आ जाता है। आज वो अपने अपनी जगह पे खुश है, अपने फैमिली के साथ है, शायद उसकी शादी भी हुई, आई डोंट नो अभी क्या स्टेटस का। ये 2007 के 8 नहीं 9 के बाद, 10 के बाद है, 2010 के बाद, तो 15 साल हो गए। तो आज अपने अपने घर, Married and settled perhaps। हर चीज में कानून नहीं देखा जाता है।
तो आप जो बता रहे हैं, माय क्वेश्चन इज कि सिर्फ लड़कियां ही ऐसे एक्सप्लॉयटेशन गुजरती हैं या जवान लड़के भी ऐसी चीजें गुजरे हैं? जवान लड़के भी गुजरते हैं। अभी के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो भी कभी अपने जवानी में एक्सपर्ट हो चुके हैं सेक्सुअली, यू मीन? सेक्सुअल उनको प्रोड्यूसर्स ने सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया है? हर चीज। आपने वीडियोस देखे हैं? नहीं, मैं वीडियो दिखाने नहीं बोल रहा हूँ, बट आपका इंट्रोगेशन कितना भी रहा तो मैं कबूल नहीं करूंगा। नहीं, मैं जो जिस तरह से आप इतना यकीन से बोल रहे हैं आप ना, तो आई जस्ट वांट टू नो कि सीइंग इज बिलीविंग एक कहावत है, तो आप जो इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखा रहे हैं। कुछ चीजें हम देखना भी नहीं चाहते, ऐसा है। हाँ, बट इट इज डर्टी लाइफ। मेरे सूत्रों के बताए आपने कम से कम 3 वीडियो देखे हैं ऐसे जिसमें आपने स्टार्स को एक्सपर्ट होते देखा है हमने। ये सोशल मीडिया पे भी कितना अवेलेबल है साहब, कितने वीडियोस अवेलेबल है जिसमें है वो सब चीजें। जी, ठीक है, उस टाइम उतना सोशल मीडिया नहीं, अगर उस वक्त इतना सोशल मीडिया रहता तो शायद वो भी हो जाता था, और वही आरोपी कर देता। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो माय पॉइंट इज ये आप जो कह रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड कास्टिंग काउच। आप कह रहे हैं कि कास्टिंग काउच का हिस्सा ये सब कुछ यस 100% है ना? तो हमारे सारे जो, तो आप कह रहे हैं सिर्फ बॉलीवुड के लिए है या फॉर एग्जांपल प्रादेशिक इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा है क्या? उसका ऐसा एग्जाम्पल मेरे को नहीं पिन पॉइंट हो सका जी कि जिससे मैं कह सकूं कि कोई ऐसा केस मेरे हमने तो नहीं आया जी कि मराठी इंडस्ट्री का जी। जिसमें ये एक्सप्लॉयटेशन या कास्टिंग काउच का कुछ आया हो, जी। ऐसा नहीं आया। बस एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगी, किस केस ने आपके इस करियर में, आपने कितने साल पुलिसिंग की आपने अविनाश? 35 इयर्स। कब ज्वाइन किया पुलिस फोर्स को? 1988 में ज्वाइन किया था मैंने। तो 1988 से लेके अब तक के इस जीवन काल में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में सबसे शॉकिंग या सबसे वियर्ड या अजीबोगरीब केस कौन सा आपने देखा, आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? एक ब्रुटलिटी का बोल सकते हैं, एक डबल मर्डर केस था, डीएनआर पुलिस स्टेशन में मिला था। जी। तो एक ज्वेलरी इसमें काम करने वाला आदमी था, उसने अपने गांव से एक लड़की को बुलाया था ज्वेलरी सिखाने के लिए, उसको सिखाया, अपने घर में रखा था। फिर उसके बाद वो किसी वजह से उनका झगड़ा हो गया, उसको घर से बाहर निकाल दिया। एक 15-20 दिन के बाद उसने बदला लेने के हिसाब से अपने एक दोस्त के साथ में उसके घर में आया वापस, जिसको निकाल दिया उसको आया, और उसने अभी वो घर पे रहे, तो घर में उसमें उसकी वाइफ ने उसको एंट्री दे दी, चाय पिलाया। तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलके वो उसकी औरत का मर्डर कर दिया। हाँ। और गहना था घर में, वो गहना चुरा के ले लिया। जी। और जाते जाते ये दोस्त ने बोला कि अरे ये अभी जब ये चाय बना रही थी, ये बना रही थी, तो वो बच्चा उसके साथ बैठ के खेल रहा था। हाँ। गोदी में बैठ के जी। उसके ऊपर पेन का मार्क्स कर रहा था। जी। जब हमने उसको अरेस्ट किया तो पेन मार्क था उसके ऊपर। अच्छा। तो खेल रहा था, तो उसने जाते जाते बोला कि ये बता देगा करके, क्योंकि 4 साल का था, उसको गला दबा के मार गया था। तो वो जो सीन था उसमें जब हम लोग स्पॉट पे पहुंचे, देखा उसका डेड बॉडी, उसकी मम्मी का डेड बॉडी वहां पे पड़ा है, तो हम सब में हिल गए। जी। उस वक्त हमारे सीनियर पे सही है डीएनआर पुलिस का। अच्छा। एमए के शेख साहब थे। अच्छा। एमए के शेख साहब घर से आए थे, जी। तो उनकी वो डेड बॉडी देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। पुलिस ऑफिसर की आंख में आंसू डेड बॉडी देखने के बाद? वो छोटा बच्चा था ना था। अच्छा, 4 साल का बच्चा। और उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली घर पे फोन किया। जी। अभी वो छोटा ही रूम था, तो उसने बोला हाँ मैं आया हूँ, घर का दरवाजा और लॉक किया है क्या करो। अच्छा। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अच्छा, इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट का और एक उदाहरण देता हूँ। मैं डुमरी पुलिस स्टेशन में था जी। जो फर्स्ट वेव ऑफ कोविड आया। जी। तो उसमें जैसे जैसे उस वक्त फर्स्ट वेव में तो सबको कंफ्यूजन था क्या है वो। जी। तो हमारे एक सीनियर पे थे, आई डोंट नो नेम है, जी। उनके नजदीक के 2-3 लोगों के डेथ 2-3 दिन में हो गए। जी। तो वो होने के बाद ही वाज स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस था। मतलब मैं एसीपी का ऑफिस ऊपर था, मैं 15 दिन घर में नहीं जाता था, 15 दिन ऑफिस में रहता था, फिर एक दिन घर में जाके वापस 15 दिन के लिए आता था। मेरा स्टाफ को भी मैंने डिवाइड कर लिया था, और हम लोग घूमते थे वहाँ पे। 1-2 क्लैशेस भी देखे हमने ऑफिसर्स में, ये क्योंकि फ्रस्ट्रेशन था ना, किधर निकाले फ्रस्ट्रेशन। जी। तो आप लड़ाई करते थे, पुलिस ही आप लड़ते थे? हो जाता था, ह्यूमन टेंडेंसी सब वो हम लोग पैसे पे। तो लेकिन ये बाद में ऐसा हो गया कि ही स्टार्टेड टॉकिंग रिलेवेंट। जी। तो मैंने हमारे एडिशनल सीपी साहब को जाके मिला, बोला साहब ऐसा ऐसा, एक बार आप उनको बोला कि मैंने कोशिश किया उनको ये करने का, डिस्टर्ब था सब। अभी आपको पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपने वो थोड़ा सा मजा, लेकिन दैट वाज द सिचुएशन किसके भी जिसपे दिमाग में इफेक्ट होने वाला हो। जी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब मैं
लेके आओ उनको दोनों, मेरे पास 2 पुलिस, दोनों को लेके आओ कर। हम लोग गए तो डिस्कशन किया और बाद में मैंने बोला साहब ये सिचुएशन बाकी ऑफिसर्स के साथ में भी है, तो हम एक मेरा एक पहचान के एक मोटिवेशनल स्पीकर है मिस्टर केतन गावन करके, उनका एक स्पीच रखते हैं। अभी उस टाइम 4 लोगों से ज़्यादा जी इकट्ठा ना था, तो बोला क्या करेंगे, मतलब सब ओपन इसमें रख देते, विल कीप द डिस्टेंस, लेकिन इम्पैक्ट थोड़ा सा हो जाएगा उनको मैंने बोला पहले वो आते कि नहीं ये देखना पड़ेगा। वो तो आते, बोला तो हमारे एडिशनल सीपी था ऐसा करो जितने लोग आ सकते हैं उतने लोगों को खरो करके, ये अभी जरूरी है बहुत जी, क्योंकि नहीं तो ये लोग इम्पैक्ट हो रहा था। तो वो हम लोगों ने बुलाया और सेशन लिया। आप मानेंगे सब 2 घंटे सेशन उन्होंने इतना बढ़िया ले लिया। उसके बाद एवरीबडी वॉज रिलैक्सड एंड ही वॉज नॉर्मल था। उसके बाद नॉर्मल हो गए और फिर हम लोग अपने अपने काम पे। कोरोना के टाइम में पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया, खास करके हमें लेडी कॉन्स्टेबल्स, उनका हम कितना भी प्रेस करें वो कम है, क्योंकि उनके फैमिली ससुर वाली छोड़ते नहीं, बच्चे छोड़ते नहीं है, तो सबको छोड़ के आने का है। और पहला वेव में तो ऐसा है कि हम लोग जिंदा वापस जाते हैं कि नहीं जी। कुछ पुलिस ऑफिसर के ऐसे थे कि उनकी वाइफ को कोरोना हो गया तो एडमिट करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा एक तो ऐसा था, एक डोंगरी में एक आदमी को पहले जस्ट चालू हो गया था, 5-6 दिन हो गया था। वो 2 बच्चों ने ट्रीटमेंट दिखाने के लिए जे हॉस्पिटल गए, तो जे से फिर उनको और एक आगे हॉस्पिटल था जो जेल के सामने, रतलौर जेल के सामने, वहाँ पे स्पेशल कोविड टेस्टिंग था जी, वहाँ पे लेके जाओ करके, कस्तूरबा हॉस्पिटल कस्तूरबा सामने की। जी, तो वहाँ पे उसका टेस्टिंग हो गया तो वो पॉजिटिव आया सर। तो उन्होंने उस वक्त अभी तक इतना ये नॉर्म्स बना नहीं था वो सर, तो उन्होंने उसको एडमिट करने को बोला। तो ये लोग लेके गए, घर के नीचे लाए उसको, घर पे 75+ था वो, घर के नीचे छोड़ के लॉक लगा के भाग गए। अच्छा, फिर किसी ने 2 घंटे के बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, फिर पुलिस वाले हमारे गए, उनको उठाया, लेके गए, एडमिट किया और वो ठीक ठाक होके बाहर आए। अच्छा। तो ये भी एंगल हमने देखा है, मतलब डर का माहौल था उसमें। तो मैं खाली वो आप अपना उस केस से हट गए, डीएन नगर के अंदर जो बच्चे की हत्या हुई थी, आपने आदमी को गिरफ्तार कैसे किया और वो क्या हुआ था? उसमें क्या हो गया था, हम वो स्किल बोलता हम लोग आते, एक तो स्पॉट का ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है जी। तो उसमें स्पॉट में हमने क्या 2-3 चीजें क्या देखी थी। जी, एक तो एक चाय के कप थे वहां पे, जिसका मतलब कोई पहचान वाला आया है। जी, घर को सेफ्टी डोर था, उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं थी, इसका मतलब इसको इजी एक्सेस दे दिया है करके। तो ये जब आदमी जब आया 9 बजे, उसका रोना धोना हो गया, थोड़ा 1-1.5 घंटे के बाद उसको साइड में लिया और पूछा कि देख यार अभी हो गया उसको अभी अपने को अरेस्ट करने का है। तो हमको थोड़ा सा कोऑपरेट कर जानकारी दे बोला कि ये देखो ये चाय कप भी थे, वो खास कप थे जो अपना कोई अच्छा मेहमान, खास मेहमान आने के लाते वो। जी, तो वही कौन आया तो आ सकता, तो उसने 2-3 नाम बोले हो। तो 2-3 नाम में से फिर अब आगे इंटरोगेट करते 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 हम लोग एक नाम पे फिक्स हो गए कि सस्पिशियस करके, बोले ये किधर रहता है। तो उसने उधर नागपाड़ा में एक जवेरी बाजार वगैरह है ना वो साइड में, उधर का एड्रेस दिया था। जी, वहाँ पे हमने टीम भेजी, लेकिन वहाँ से पता चला कि वो लोग शिफ्ट हो गए मेडिसिन में। जी, ये इंसिडेंट हुआ है 9:30 साढ़े 9-10 बजे। जी, हम लोग इंटरोगेट कर रहे, पेपर वर्क बना रहे, पंचनामा कर रहे, फुटेज बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे, सब हमारे सीनियर्स आ रहे हैं, ये सब हो रहा है। और ये 2 बजे उधर से पता चला कि है, तो हम लोग 4 बजे 3:30-4 बजे एमआरडीसी में गए। एमआरडीसी में जो जगह था वो मिल गया हमको, वहाँ पे दोनों मिल गए। अच्छा, बाद में हमको ऑर्नामेंट्स भी मिल गया। फिर उसमें ये भी था, उसके हाथ पे निशान जो बच्चे ने बनाए थे। तो उस वक्त उसको फिर इंटर पकड़ के लाया तो उसने बोलना चालू कर दिया उसके। तो मतलब विले ने उस वक्त ऐसा था कि क्राइम ब्रांच और इसमें कंपटीशन रहता है, कोई भी पुलिस स्टेशन में कॉम्पिटिशन आता है और हमारे सीनियर बहुत जाते हैं जी, अगर क्राइम ब्रांच में हमें अगर पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग हो और क्राइम ब्रांच में अगर केस की डिटेक्ट किया जी, तो और या वैसे वर्षा तो वो उधर का गाली खाना पड़ता है। जी, तो हम लोग उस वक्त डीएनआर पुलिस स्टेशन में क्राइम ब्रांच के ज्यादा ऑफिसर थे, जैसा मैं था, सुनील देशमुख साहब थे, जी, टोनपी साहब थे, ये सब हम लोग क्राइम ब्रांच के ऑफिसर थे। जी। तो 8:30 बजे आए, तब तक बोला हो गया, डिटेक्ट हो गया, जाओ हो गया, मतलब खुशी से बारे दे आर आल्सो अप्रिशिएटिंग। ये थोड़ा सा कंपटीशन चलते रहता है, उसमें कुछ नहीं, कौन पकड़ता है पहला, क्रेडिट भी रहता है उसमें, जो जीता वो सिकंदर। जिसको मिल गया उसको मिल गया। तो आपने बॉलीवुड की गंदगी तो नहीं बताई, लेकिन पुलिस के अंदर का सीक्रेट बता दिया आपने कि अंदर ही आपस में लड़ते रहते हैं। लड़ना नहीं बोल सकते, क्राइम ब्रांच प्रोफेशनल ऐसा कंपटीशन रहा तो भी तभी तो कोई तो क्रेडिट मांगता ना।
नहीं तो फिर काम कैसे करेंगे? मतलब पिछली बार तो खाली क्रेडिट के लिए झगड़ा करते थे ना, कोई बोले उसने किया कि ऐसे ओनली थिंग कि उसको एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, टू सर्टेन एक्सटेंड इट शुड बी देयर, जी। अदरवाइज कंपटीशन रहा, ये नहीं रहा तो फिर आप करेंगे। हेल्दी कॉम्पिटिशन इज बेटर बट नॉट प्रोफेशनल राइवलरी। My problem is- कुछ लेवल तक हो गया तो बाद में जी इवन एक लेवल पे तो ऐसा आ गया था, क्राइम ब्रांच में भी 2 गुट पड़ गए थे। हाँ ये सीनियर ऑफिसर बोलता था इनके हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, वो बोलता था ऐसा, तो दैट इज प्रदेश शर्मा विजय सारस्कर की rivalry बहुत मशहूर है, एटीएस क्राइम ब्रांच की rivalry बहुत मशहूर है, तो आपस में लड़ते रहते हैं पुलिस वाले। ये सब जगह पे फैमिली में तो एक फैमिली में किधर होता था, फैमिली के अंदर भी तो झगड़े होते रहता, बट इट शुड बी ज्यादा इस पे नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को खड्डे में डाले करके, वो कुछ जगह पे हो जाता, वो भी नहीं होना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट को एक कर्स है सर कि अभी तक जितने भी तकलीफ हो गए, जितने भी लोग पुलिस वाले अरेस्ट हो गए या जो भी हो गया, बिकॉज ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, हर एक आदमी उनको कुछ नहीं करता है, सही है। या इंटरनल राइवलरी की वजह से या इंटरनल क्लैशेस की वजह से प्रॉब्लम दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। ऐसा हो जाता है। तो वो तो है, अभी क्या सबको मालूम है वो सब चीजें। थैंक यू अविनाश, थैंक यू, इट वॉज अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। आपने देखा ना कि अविनाश जो मतलब मेरे दोस्त थे, बहुत सी चीज़ें वो खोलने को तैयार नहीं थे लेकिन एटलीस्ट ही रिवील्ड सो मेनी इनसाइड फैसेट्स ऑफ द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द लाइफ। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। अविनाश, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। थैंक यू वेरी मच।